सॉरी, जो फर्स्ट वीडियो वो बीच में ही कट गई थी तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और ये सब इक्वल तब होगा मीन्स ये दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर तब होंगे जब एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मास बनाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, मीन्स कैसे इनको पता करेंगे? तो जो मास नंबर आपको दिया गया है, मास नंबर जो दिया गया उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ किसके? प्रोटॉन्स के। तो मास में से प्रोटॉन निकल गए तो क्या बच जाएंगे? न्यूट्रॉन। अब एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द ब्रोमीन एटम दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 35 और मास दे रखा है इसका 80। तो इसका मतलब Z की वैल्यू 35 दे रखी है और A की वैल्यू नहीं, A की वैल्यू तो कितनी दे रखी है इसमें? 80 दे रखी है। 80 दे रखी है, Z की वैल्यू 35 दे रखी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। कैसे निकालते हैं? मास में से प्रोटॉन माइनस कर दो, मास में से ये मास, ये प्रोटॉन। अब ये तो हम पे 80 है ये रहा, लेकिन हम Z की वैल्यू कहां से पता लगाएंगे? Z की वैल्यू कहां से पता लगाएंगे? ये दे रखी हमें, ये नीचे कहां गया? ये तो 35 को माइनस कर दो, कितने बच गए? 45। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? ये तो हमारे न्यूट्रॉन्स पे निकल गए 45, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, ये दोनों 35 होते ही। अब हम कुछ अगले सिंपल से टॉपिक्स हैं उनको ले लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। ध्यान रखना, आइसो का मतलब होता है सेम या कोई चीज इक्वल, ठीक है, आइडेंटिकल। तो आइसोटोप्स ये वो एटम्स होंगे जिनमें कोई एक सिमिलरिटी होगी। तो देख लेते हैं आइसोटोप क्या होते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट डिफरेंट मास नंबर। बट उनका मास नंबर कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, H11, H12, H13। देखो सबका एटॉमिक नंबर, मैंने बीच में कॉमा लगाया है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। अब आप ध्यान रखोगे, पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्रिटियम। ये तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है। क्लोरीन के भी मैंने एग्जांपल में लिखे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर दोनों का 17 होगा, क्योंकि क्लोरीन का होता है 17। तो पहला एक का 35, एक का 37। तो मास नंबर क्या है? डिफरेंट, लेकिन एटम तो एक ही एलिमेंट के हैं ये दोनों, तो इनको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार मीन्स अब की बार जो मास है वो सेम है और नंबर है, एटॉमिक नंबर है डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है? अब की बार जो एटम्स लिए गए वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। मास नंबर कैसा है? सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कैसा है? डिफरेंट। अगर हम द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर इतना भी लिख दें तभी चल जाएगा। आइसोबार जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसका 18 एटॉमिक नंबर, 19, 20, लेकिन मास सबका कितना है? 40। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? आइसोबार्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो आइसोटॉन्स है। ये वो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके अंदर कैसे होंगे? सेम होंगे। जैसे कार्बन 640, वैसे कार्बन के पास 12 होता है, तो ये दूसरा आइसोटोप है कार्बन का। तो
ये हो गया कार्बन 614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। वैसे जनरल मास नाइट्रोजन का हम 14 लेते हैं, तो ये भी आइसोटोप है। तो इन सब के अंदर 8 न्यूट्रॉन है। हम कैसे पता लगाएंगे भाई, जितने इलेक्ट्रॉन है मास में उतने ही प्रोटॉन है। 14 में से 6 घटा दो, 8 बच गए। यहाँ 15 में से 7 माइनस कर दो, कितने बच गए? 8। यहाँ 16 में से 8 माइनस कर दो, 8। तो सबके अंदर 8 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट जो हम स्पीसीज है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। द स्पीसीज मतलब एटम या आयन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो आयन्स या एटम्स हैं जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब देखो O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव का मतलब क्या है? जनरल एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8। 2 नेगेटिव का मतलब 2 ले रखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गए? 10। फ्लोरीन का 9 होता है। 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 ले रखा है, तो 10 हो गए। सोडियम का 11 है। 1 पॉजिटिव का चार्ज का मतलब 1 दे दिया, -1 इक्वल टू 10। मैग्नीशियम 12 है। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 दे दिए, 10। एल्यूमिनियम का 13 और माइनस कर दिए 3, तो कितने बचे? 10। और इसमें 10 होते ही हैं। तो अब सबको हम देख सकते हैं कि इनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनमें एटम है या कोई स्पीसीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इक्वल है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। लास्ट टाइम हमने मीन्स कल जो लास्ट टू लास्ट वीडियो है उसमें हमने रदरफोर्ड के प्लेनेटरी मॉडल को या न्यूक्लियर मॉडल को पढ़ा था। उसने बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है एटम के बीचों बीच, थोड़ा हैवी मास वाला होता है, जिसमें एटम का एंटायर मास स्टोर होता है। उसने जो भी कुछ बताया था। अब इसके बाद नील बोर का एटॉमिक मॉडल आता है। वैसे पहले सिलेबस के अंदर यहां से आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, कुछ लाइन स्पेक्ट्रा थे, अच्छे टॉपिक थे, उनको चैप्टर से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके बाद जो हम करेंगे डायरेक्ट टॉपिक आएगा जो हमने रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस। और उससे आगे लिमिटेशंस आ गई तो इसका मतलब उससे आगे कोई थ्योरी आएगी, कोई मॉडल आएगा, उसके बाद हम नील बोर का पढ़ने वाले हैं। अभी पहले हम जो कर रहे हैं वो रदरफोर्ड की लिमिटेशन कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल की, और नील बोर का फिर नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। हम बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक की। सबसे पहला है इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ये बताने में फेल हो गया कि जो एटम है वो स्टेबल कैसे होता है और कब तक स्टेबल रहेगा। कुछ इस चीजों इन चीजों का जवाब वो स्टेबल मतलब अच्छे से नहीं दे पाया। देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया था। रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स लगाते हैं, जबकि प्लैनेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। और ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जो बॉडीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी न्यूक्लियस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनसे ये डिफरेंट होते हैं। उसने तो ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, तो ये तो अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या रहते हैं? बैलेंस रहते हैं। जैसे दिख रहा है यहां पे, ये बीच में न्यूक्लियस और यहां पे मैंने कोई एक ऑर्बिट बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन रहेगा और यहां से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अंदर से बाहर की तरफ। जब भी किसी चीज को ऐसे घुमाते हैं जोर से, तो जो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाता, और जो इसका अट्रैक्शन है जो नेगेटिव चार्ज का,
तो ये बाहर नहीं जा पाता, थोड़ा अट्रैक्ट भी होता है न्यूक्लियस की तरफ, तो ये सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसी में रहता फिक्स, उसने ऐसा बता दिया। बट जो मैक्सवेल है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, 1864 में इसने अपनी एक थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसने कुछ अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं इससे हटके टॉपिक है, इसने एनर्जी के बारे में बताया था। असल में तो लाइन जो स्पेक्ट्रा होता है एलिमेंट्स का, आपको पता भी नहीं है कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास तक कोई मैटर नहीं है। इसको टॉपिक को हटा और दिया सिलेबस से, तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में भी आपको क्लास में बताऊं, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी दिन सिलेबस में तो अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डिस्कस जरूर करेंगे, कुछ बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया था कि किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट होती है, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है वो रेडिएशन की फॉर्म में होती है, उसको हम रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। और रेडिएशन के साथ दो फील्ड जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बताया था मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, 1864 में अपनी थ्योरी दी थी इसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग, अब वो थ्योरी सिलेबस में नहीं रही है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की तरह का चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है एक फोर्स वाले फील्ड के अंदर, मींस जैसे न्यूक्लियस के फोर्स के उसमें एरिया में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, ये मींस चार्ज पार्टिकल है, अपनी एनर्जी को लगातार लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एनर्जी या तो एमिट हो या एब्जॉर्ब हो, किसकी फॉर्म में होती है, रेडिएशन की फॉर्म में, ये बताया था अपनी थ्योरी में मैक्सवेल ने। तो वो लगातार एनर्जी को क्या करेगा, लूज। सो द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन बिकम स्मॉलर। और जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का, वो छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो तो कम होता चला जाएगा। फोर्स कम होता चला जाएगा तो ये तो जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ये तो अंदर की तरफ आता चला जाएगा। स्मॉलर एंड स्मॉलर, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गिरेगा, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, और आ गया उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे कैंसिल आउट करके एटम ही खत्म हो गया। ये तो यहाँ भी डायग्राम से यही, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, चक्कर लगाते लगाते एनर्जी खत्म होती गई, धीरे धीरे इसका ऑर्बिट का साइज कम होता गया, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, न्यूक्लियस में। तो इस हिसाब से तो न्यूक्लियस ही खत्म, सॉरी एटम ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो जबकि हमें पता है एटम तो न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है ना। तो ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, स्टेबल क्यों होता है, एटम खत्म नहीं होता है। एक तो इसका ये ड्रॉबैक था। सेकंड जो थिंग है, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, अभी मैंने बताया, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। लाइन स्पेक्ट्रा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको सिलेबस से हटा दिया गया। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं। जब भी किसी एलिमेंट के एटम को, जनरली तो हाइड्रोजन को ही लिया गया है, हाइड्रोजन ने इतना बड़ा स्पेक्ट्रा दिया है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को अलग अलग करना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान चीज नहीं है। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनका तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, किसी एटम को जब हम सब्जेक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसके इलेक्ट्रॉन है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी गेन कर ली, तो वो जंप कर जाता हायर एनर्जी लेवल में। हायर एनर्जी लेवल में जंप कर गया, वहां से एनर्जी लूज करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, फिर एनर्जी गेन करेगा, फिर जाएगा, लूज करने के बाद फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट जिसमें हायर एनर्जी लेवल में गया, नीचे वाली ग्राउंड स्टेट। जो आना जाना है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन क्या करती है, ये कुछ जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उनकी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करती है। विजिबल रीजन के जरूरी नहीं विजिबल रीजन को ही करे, विजिबल रीजन को तो वो करते हैं जो कलर्ड दिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और वो जब हम उन रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है, उनको हम जब एनालाइज करके देखते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हमें उसमें दिखाई देती हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर।
तो उन चीजों के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। तो ये बहुत, जो मैंने अभी बोला है, ये कोई आसान टॉपिक नहीं है, इसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है, सिलेबस से हट गया, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है। इस चीज के बारे में नहीं बता पाया था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने ये भी नहीं बताया था। जैसे अभी तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट जो सेल में बढ़ते हैं 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन रदरफोर्ड ने इस टाइप से कुछ नहीं बताया था। न इसने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में बताया था कि कितनी एनर्जी होती है, कौन से ऑर्बिट में होगा, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इस टाइप से इसने कुछ भी नहीं बताया था। तो आज रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्लियर हो गई। तो इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं नील बोर का मॉडल कराऊंगा, और तब तक आप इसके नोट्स भी बनाओगे और अच्छे से पढ़ोगे। कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे। थैंक यू।